क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव एग्जांपल्स। आप तो कह रहे हैं कि क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा। आपने इसको बताना है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके साथ 3 to 4 कंडीशन है। एक कंडीशन है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा है कि मोशन विल बी लॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, और चौथा है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ऑसिलेटरी मोशन में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, लिहाजा ऑसिलेटरी मोशन जो है वो जरूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर ये क्वेश्चन हो कि क्या हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होगी तो फिर हम आंसर कहेंगे कि यस। तो इसका आपने आंसर किस तरह लिखना है कि नो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर सेटिस्फाइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट नीड 3 to 4 कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपके पास नहीं है तो इट विल नॉट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद है, फॉर अ पार्टिकल विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पॉइंट ऑफ द मोशन डज वेलोसिटी अटेन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड। आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी, कहां पे मिनिमम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मीन पोजीशन जो है इसके ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम, और वेलोसिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन जो है यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह लिखोगे कि एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी एंड velocity both will be maximum. At extreme position the kinetic energy and velocity both will be zero. Is the restoring force on a mass attached to spring in a simple harmonic motion ever zero if so where? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी बार बार रिपीट हुआ है। आपको कह रहे हैं कि क्या इस तरह हो सकता है कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस चीज के बराबर हो, जीरो के किसके, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के। तो आप इसे बताओगे कि अगर मास अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर है तो एक्स किस चीज के बराबर होगा, जीरो के। और रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के एक्स, एक्स की जगह पे जीरो, तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के इनटू जीरो, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज के बराबर है, जीरो के। तो आंसर आप किस तरह लिखोगे, यस द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी जीरो, द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इफ वी पुट x is equal to 0 in equation fr is equal to kx, then the restoring force will be also equal to 0. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, if we shorten the string of a pendulum to half of its original length, what is the effect on the time period and frequency? आपको कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ पहले L था, मैंने इसके लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, L डिवाइडेड बाय 2। तो आप मुझे बताओ कि इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपने इसको समझाना है कि T बराबर है 2 पाई L बाय G, और F बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई G डिवाइडेड बाय L। इसका मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अगर आप इस L को हाफ करते हो, इसको दोनों को हाफ करते हो, तो इसका मतलब टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लेंथ को हाफ करते हो तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप लेंथ को हाफ करते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी के साथ लेंथ का इनवर्स रिलेशन है, लेंथ हाफ कर दिया फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ को हाफ कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a thin rope hangs from a dark high tower so that its upper end is not visible. How can the length of the rope be determined? आपको कह रहे हैं कि इस तरह एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर सिरे के साथ एक स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट है, और ऊपर सिरा जो है वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो विजिबल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आप इस लेंथ
इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करोगे, आप ये जो रस्सी है इसके नीचे सिरे के साथ एक मास को अटैच करोगे, इसको बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह बनाओगे, फिर इसको वाइब्रेट करोगे और जब वाइब्रेट करने के बाद इसका टाइम पीरियड जो है वो नोट करोगे। अगर आपको टाइम पीरियड जो है इसका मालूम हुआ तो आप इसकी लेंथ को आसानी से जो है फाइंड कर सकते हो। किस तरह फाइंड करोगे? T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाई G। अब इसकी लेंथ को किस तरह फाइंड करोगे? देखो दोनों साइड पे आप क्या करोगे, स्क्वायर लोगे। T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू L बाय G का स्क्वायर। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय G, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर के ऊपर इसको डिवाइड कर लो, T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय G। ये और ये कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय G। क्योंकि लेंथ आपसे मांगा गया है तो दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर लो, G। ये और ये कैंसिल, L इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो T अगर आपने मालूम की है टाइम पीरियड लेट सपोज 2 सेकंड है, G आपके पास 9.8 है, पाई आपके पास है 3.14। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे आप जब पुट करोगे तो इनसे आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इजीली आप निकाल सकते हो। सपोज यू स्टैंड ऑन अ स्विंग, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट, विल योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज? आपको कह रहे हैं कि ये एक झूला है, ठीक है, इस झूले में पहले आप बैठे थे, अब इस झूले में आप क्या हो गए, खड़े हो गए। आप मुझे बताओ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो आप फार्मूला लिखो, F इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई L डिवाइडेड बाई G, G डिवाइडेड बाई L, G डिवाइडेड बाई L। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब आप खड़े हो जाते हो तो आपका लेंथ जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड की बात करें, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर पहले बैठे थे, अभी आप क्या हो गए, खड़े हो गए। तो याद रखिए आप जब खड़े हो जाते हो तो आपका ऊपर जो उनकी जो ऊपर सरफेस होती है उनके साथ आपका लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो लेंथ डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ कार्ड एंड स्पीड ऑफ टीनी कलर्ड पार्ट ऑफ द कार्ड। आपको कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है, इसमें मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है। आप मुझे इस ट्रांसवर्स वेव का स्पीड बताओ और इस टीनी कलर्ड कार्ड का भी स्पीड बताओ। आप इसको समझाओगे कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशन करता है, वो मीटर है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है। वेव जो है वो एनर्जी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, उनकी स्पीड होगी, लेकिन किसी भी मैटर या टीनी कलर्ड पार्ट जो आपने ट्रांसवर्स वेव में सेलेक्ट की है उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। इसके बाद वाई वेव रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो एंड डीप वाटर। वेव जो है वो क्यों रिफ्लेक्ट हो जाती है शैलो और डीप वाटर से? शैलो और डीप वाटर, शैलो से जब डीप में जाती है, डीप से शैलो में, आप इनको समझाओगे कि जब आप शैलो से डीप में जाते हो, डीप से शैलो में जाते हो, तो दोनों केसेस में आपकी स्पीड में क्या चीज आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, और इसकी वजह से आपकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। इसमें रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डायफ्रैक्शन इफ द ओपनिंग इज मेड स्मॉल? आपको कह रहे हैं कि अगर ये ओपनिंग जो है इसको मैं पहले ये बड़ा था, इसको अब मैंने स्मॉल कर दिया है, तो डायफ्रैक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आप इसको समझाओगे। डायफ्रैक्शन क्या होगा? पहले के मुकाबले में ज्यादा होगा, बेंडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।